हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन रूप चैनल। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी में जर्नल अवेयरनेस का जो पोर्शन आता है उसके 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल पाए। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इतिहास में अपने। और ये जो सदस्य बने थे ये निश्चित रूप से कहाँ के बने होंगे? ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। ये स्लोगन, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये नारा बाल गंगाधर तिलक, एक तिकड़ी जिसको बोलते थे स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, लाल बाल पाल, ये तीन लोग थे जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था स्वतंत्रता में। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इससे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है। बाल गंगाधर तिलक ही एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको पत्रकारिता की वजह से जेल भेजा गया था अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है। गीतांजलि क्या है? गीतांजलि कविताओं का संग्रह है। इसमें कविताएं हैं और गीतांजलि में लिखित कविताओं के कारण ही रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह के द्वारा की गई थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नायक के रूप में हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सर्विसेज का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसको सिविल सर्विसेज को प्रारंभ करने का जो मेन नाम जाना जाता है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में की गई थी। तो मद्रास में उस समय ये गवर्नर के पद पर कार्यरत थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? बंगाल में जो अंतिम गवर्नर जनरल थे उनका नाम है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक थे। तो बंगाल के ये अंतिम गवर्नर जनरल थे क्योंकि इनको क्या बना दिया गया? पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हो गए और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है पंजाब, क्योंकि पंजाब का जो विलय किया गया था, है ना, वो विलय युद्ध के पश्चात किया गया था। एक नीति थी जिसको राज्य अपहरण नीति या डलहौजी के द्वारा ये नीति बनाई गई थी और इस नीति के तहत राज्यों को अपने में समाहित किया गया था, अन्य राज्यों को, जैसे सतारा हो गया, नागपुर हो गया, झांसी हो गया, है ना। लेकिन पंजाब को युद्ध के पश्चात, युद्ध हुआ था और युद्ध के पश्चात ब्रिटिश कंपनी में मिला लिया गया था। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? तो ब्रिटिश संसद को बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी कि जो
ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में, वो बहुत ज़्यादा लाभ कमा रही है और उसके जो डायरेक्टर हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया था, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा भारत इस कंपनी के ऊपर एक नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया है ना, जो भारत में इसके द्वारा किए गए कार्यों पर नियंत्रण रखता था ये बोर्ड। उसके बाद अगला प्रश्न है, द्वैध शासन किस गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1919। 1919 में एक एक्ट आया जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। उस एक्ट के माध्यम से राज्यों में, जो स्टेट्स थी भारत में उस समय 1919 के समय पर, उन राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया। इसका मतलब ये था कि कुछ विषय तो ऐसे रखे गए जो सीधे गवर्नर के द्वारा किए जाने थे और कुछ विषय ऐसे रखे गए जिस पर जो मंत्रिमंडल होगा उस राज्य का वो निर्णय ले सकता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी किस आंदोलन के बाद बनाई थी? तो स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद बनाई थी। असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है। तो ये आंदोलन समाप्त कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक पुलिस चौकी में आग लगा दी गई थी और पुलिस वाले कई सारे मर गए थे। तो महात्मा गांधी ने ये आंदोलन वापस ले लिया था। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी बनाई कि हम अंग्रेजी शासन में सम्मिलित होकर उनके साथ असहयोग करेंगे और अपनी मांगों को मनवाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो पहले जो अधिवेशन हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये कहाँ पर हुआ था? अधिवेशन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन पहला 1885 में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, है ना, मुंबई में। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व भी किया गया, असहयोग, सबने अवज्ञा, क्योंकि सबसे पहले असहयोग हुआ, फिर सबने अवज्ञा और फिर भारत छोड़ो। स्वदेशी आंदोलन के समय पर महात्मा गांधी भारत में नहीं थे। कहाँ पर थे ये आपको बताना, ठीक है, क्योंकि इस समय तक ये कहाँ पर थे महात्मा गांधी? साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ पर भारतीयों के अधिकारों और अन्य लोगों के अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे थे। कोलकाता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1861 में। 1861 में इन 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये बेसिकली क्या है, 1861 में एक एक्ट बना, हाई कोर्ट एक्ट, उसके माध्यम से, लेकिन जो स्थापना यानी उद्घाटन हुआ था वो 1862 में ही हुआ था, 1862 में। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी जो है ना, लियो टॉल्स्टॉय के जो रचनाएं थी यानी कृतियां थी, बुक्स थी, उन बुक्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अगला है 1939 में 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? पट्टाभी सीतारमैया को हराया था इन्होंने। इस घटना को त्रिपुरी संकट भी बोला जाता है, यानी एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि कांग्रेस में एक और विभाजन हो सकता था। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था, जो महात्मा गांधी ने
पट्टाभी सीतारमैया को सपोर्ट किया था, ठीक है। लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के मध्य में बहुत सारे डिस्प्यूट मतभेद हो गए थे, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? लाहौर अधिवेशन में ही रावी नदी के तट पर पहली बार भारत का झंडा फहराया गया था, है ना। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल का निर्माण किसने करवाया था? सिंग हुआंग-टी ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है? तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है। वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री जो संस्थाएं हैं, मतलब जो उनका तरीका है उसी के द्वारा ही, यानी संसद जो भी कानून पास कर देती है वही वहाँ का संविधान माना जाता है, ठीक है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या है? एक तरह से प्रतिबिंब होता है कि पूरा संविधान क्या है, उसको हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विधि के शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? तो ब्रिटेन की। विधि का शासन कहाँ पे माना जाता है? ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित थे? तो आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल नंबर 19 से 22 के बीच में ये हमारा राइट टू फ्रीडम के जो अधिकार हैं, स्वतंत्रता के अधिकार, वो मूल अधिकारों में 19 से लेके 22 तक है। फंडामेंटल राइट्स में 19 से 22 तक है। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। और ये इसमें अगर आपके फंडामेंटल राइटों का हनन होता है तो इस विधि के अनुसार, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल नंबर 226 के तहत। यानी अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाने का अधिकार है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी 39। ये हमारे आर्टिकल 39 किसमें? DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, राज्यसभा का। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन हैं जो SSC के सभी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस या जीके के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी, लेकिन आप वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।